ठेकेदार थे वो कहते थे ऐसे मिशन वाले लोग हैं, तुमको धर्म परिवर्तन कर देंगे। बहुत रात रात मेरा फील्ड में बीत जाता था। गाँव में देखेंगे तो आपको ज्यादातर महिलाएं विधवा। इतना भयंकर टीबी यहाँ पे था, लेकिन गाँव वाले बोलते थे एक बार चले आए हो दोबारा तो फिर आओगे नहीं इस गाँव में। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि ब्राह्मण है तो हमारे से छुआछूत मानेंगे। किसी गाँव में भी ढंग से नहीं आते, जानते नहीं लोग थे कि हमारे लिए योजनाएं चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं हाशिए के समाजों में काम करने का। वे उन तमाम सारे लोग जो बिल्कुल उत्पादन व्यवस्था की जो आधुनिक परिपाटी है, जो आधुनिक तौर तरीके हैं, जो नए तौर तरीके हैं, उसमें नहीं शामिल हो पा रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव मना लिया गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी इतनी पीछे है कि उनको अगर अमृत महोत्सव के बारे में पूछा जाए तो पूछेंगे कि किस चीज़ का अमृत महोत्सव। उन लोगों के पास न शिक्षा है, न पीने का पानी है, न घर है। जो है जैसे तैसे उनका जीवन चल रहा है। वहाँ वो संघर्ष जो कर रहे हैं, उन संघर्षों के साथ कदम से कदम मिलाकर कुछ लोग काम कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर के देहाती इलाकों में जो कि पहाड़ से घिरा हुआ है, पथरीली ज़मीन, जहाँ खेती के लिए पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, वहाँ तो पीने का पानी भी अब संकट में पड़ गया है। मैंने सुना है कि मिर्ज़ापुर के तमाम सारे इलाके हैं जो जनवरी से ही पानी विहीन होने लगते हैं और पानी इतने नीचे चला जाता है कि सबसे कीमती चीज़ वही होता है। ऐसे तमाम सारे क्षेत्रों में जो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और रोजगार के भी सवाल हैं, उन सवालों को लेकर तमाम सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। उनमें बहुत सारे लोग हैं जो इनका सरोकार उनके साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से उसको निपटाते हैं। तो जिनके सरोकारों को हम बरसों से देख रहे हैं कि वे उसी इलाके में काम कर रहे हैं, उन इलाकों की समस्याओं को उन्होंने एक मजबूती के साथ उठाने का काम किया है और वहाँ की ज़िंदगी में उन्होंने खासा परिवर्तन भी कर दिया है। लोगों को बोलना आ गया है, लोग अपनी समस्याओं के बारे में बात करने लगे हैं और वो सवाल भी उठाते हैं कि आप हमसे वोट लेते हैं तो हमको कोई सुविधा क्यों नहीं देते। इस तरह की जो एक त्वरा है, जो तेज़ी है इस तरह की, और जो एक आत्मविश्वास है इस तरह का, वो आत्मविश्वास निश्चित रूप से एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के कारण से ही आती है। उन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो श्रृंखला अभी बच रही है, उनमें से एक हैं संध्या सिंह जी, जो कि संध्या मिश्रा। संध्या जी चुनार क्षेत्र में रहती हैं और मिर्ज़ापुर के तमाम सारे इलाकों में काम करती हैं। आज हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे वो इस फील्ड में आईं। सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताएं वे कि कहाँ उनका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस तरीके से वे इस फील्ड में आईं। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव के लोग में। मेरा नाम संध्या है। ऐसे तो मिश्रा हैं हम लोग, लेकिन पहले मैं मिश्रा टाइटल नहीं लगाती थी। जब इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि लोग जाति को देख के थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो हमने टाइटल लगाना बंद कर दिया। ऐसे मेरी जो जन्म है वो मुगलसराय में है। मेरे पिता रेलवे में सर्विस करते थे और वहीं उनको क्वार्टर मिला था। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं और पापा के साथ ही रहते थे। मेरी पढ़ाई लिखाई मुगलसराय और वाराणसी में हुआ है। वाराणसी से हमने एमए किया है काशी विद्यापीठ से, और एमए करने के बाद मुझे लगा कि ऐसे मेरे मन में तो शायद हमको लगता है बचपन से ही कहीं था कि जो जैसे हम लोग के यहाँ खेती होता था तो लोग जैसे मजदूरी करने आते थे, तो हम लोग के यहाँ पहला चलता है, पहला जानते होंगे ना, पहला से धान दिया जाता था मजदूरी में। तो मुझे लगता था कि क्यों नाप नाप के मजदूरी दिया जाता है, इतना मेहनत इन लोग करते हैं फिर भी नाप नाप के उनको मजदूरी दिया जाता है। तो कहीं दिमाग में खटकता था, लेकिन जानकारी कुछ नहीं थी, समझदारी कुछ नहीं थी। तो जो माता पिता करते थे या परिवार वाले करते थे उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। दूसरा चीज़ खटकता था कि जैसे घर में भाई बहन 2 भाई 2 बहन है, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, एक मेरा छोटा भाई है। तो जो मेरा बड़ा भाई है वो
कोई भी बात को लेके, पढ़ाई को लेके, बाहर घूमने को लेके थोड़ा-सा उनको प्रतिबंध रहता था कि बाहर नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है। जैसे मेरा बचपन से आदत था गोली खेलने का, तो मैं गोली बहुत खेलती थी, किसी के साथ भी खेलने लगती थी, तो घर में बहुत डाँट सुनने को मिलता था कि लड़की हो, गोली खेलती हो, तुमको शर्म नहीं लगता है लड़कों के साथ जाके गोली खेलती हो? मुझे अच्छा लगता था। तो भाई भी बहुत डाँटता था कि जब देखो तब गोली लेके भाग जाती है घर से। तो मुझे बहुत खटकता था कि भाई खेलता है तो उसको कोई नहीं मना करता है कि गोली मत खेलो, और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मुझे मना किया था। लेकिन चूँकि सब जेंडर या इस भेदभाव इस सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो चुप लगा जाती थी। तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये सब सारी चीज़ें खटकती थी। तो जब मैंने एमए किया तो मैं स्कूल में, एक छोटे से स्कूल में, प्राइवेट स्कूल था मिर्ज़ापुर में, पढ़ाई करने के बाद मैं उसमें जॉइन कर ली। तो स्कूल से ही मुझे एक शिविर में जाने का मौका मिला जो जागोरी के द्वारा आयोजित था सेवापुरी क्षेत्र में। तो वहाँ पे बहुत सारी गाँव से महिलाएं आई हुई थी। तो उन महिलाओं ने जब अपना अनुभव बताना शुरू किया तो मुझे लगा कि बाप रे, इतने तकलीफ़ में लोग जीते हैं। जैसे एक महिला ने बताया कि मेरा शादी हुआ तब से आज तक मैं जानती हूँ कि पति का सुख क्या होता है। रोज़ मारपीट दारू पी के आना, मारपीट करना। तो वो अपना इतना कष्ट सुनाई। उसने कहा जब वो मरेगा तो मैं क्या बोल के रोऊँगी? उसने मुझे कभी कोई सुख ही नहीं दिया। तो मुझे लगा कि अरे पढ़ाई लिखाई करना बेकार है, अगर हम कुछ किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो व्यर्थ है इस तरीके का जीवन। तो हमने स्कूल में वापस जब मैं आई शिविर से, 3-4 दिन का शिविर था, वापस मैं आई तो मैंने मन बना लिया कि मुझे कोई भी सर्विस नहीं करना है। मैंने स्कूल में रिज़ाइन दिया। मेरे प्रिंसिपल ने बहुत रोका कि नहीं, आपका बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट है, बच्चे फिर इधर-उधर हो जाएँगे, आप मत जाइए, कम से कम इस साल बिता लीजिए। मुझे कहा मुझे अब मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाने में, मैं नहीं पढ़ा सकती। फिर मुझे लगा कि सेवापुरी जाके रहना, घर मेरा मुगलसराय कैसे करूँगी? तो अब मैंने बिना अपने माता-पिता से भी परमिशन नहीं लिया और मैं जाके सेवापुर में रहने लगी। जब सेवापुर में लगी तब अपने माता-पिता को खबर किया कि मैंने एक ऐसी संस्था जॉइन कर ली है। तो सेवापुरी में काम कर ली। उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया, महिला समाख्या। तो चूँकि मेरा काम का जो अनुभव था उसके आधार पे लोगों ने तो मुझे कोऑर्डिनेटर वहाँ का, उस ब्लॉक का, सेवापुरी ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर बना दिया और काम मतलब करने लगी। जब वो काम कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को मैं कुछ समझा पा रही हूँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला पा रही हूँ, उनको बोलना सिखा रही हूँ, उनको संगठित होना सिखा रही हूँ। तो मैं उस काम को, महिला समाख्या में करीब 3 साल मैंने काम किया बनारस में, सेवापुरी ब्लॉक में। लेकिन जो बनारस के जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे ज़िले के, उनसे मेरी पटरी नहीं खाई। पटरी नहीं खाई तो मैंने फिर छोड़ दिया महिला समाख्या। मैंने समझ क्या छोड़ा तो मुझे लगा कि क्या करूँ, अब तो मुझे दूसरा काम भी करने में मन भी नहीं लगेगा। तो ऑक्सफैम का प्रोजेक्ट सोनभद्र में चल रहा था। सोनभद्र में एक संस्था है, उसका नाम था जनजाति विकास समिति। वहाँ पे चल रहा था। तो जो ऑक्सफैम की मैनेजर थी वो मुझे जानती थी महिला समाख्या से। तो उसने कहा कि तुमने यहाँ काम छोड़ दिया तो मेरा यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है तो तुम वहाँ ज्वाइन कर सकती हो। तो मैं सोनभद्र क्षेत्र को बिल्कुल नहीं जानती थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार विजिट कर लूँ क्षेत्र का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ फलाने दिन को, आप आओ मेरे साथ विजिट कर लो, आपको लगता है कि आप यहाँ काम कर सकते हो तो आप करना। तो मैं गई सोनभद्र। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग गए सोनभद्र, घूमे। तो बहुत ही बीहड़ इलाका, मतलब 20 किलोमीटर आपको कोई रास्ता, उस समय जब मैं काम कर रही थी तो कोई रास्ता नहीं था, पैदल ही। अगर अपना सवारी नहीं, अपना सवारी भी उतर उतर के जाना है, 4 व्हीलर जाना है तो जंगल के रास्ते से कैसे कैसे करके जाना था। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है लोगों के साथ में। तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वहाँ मैंने ऑक्सफैम के प्रोजेक्ट में करीब महिलाओं के साथ, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, उनके इनकम जनरेशन को लेके, उनके शिक्षा को लेके 3 साल वहाँ भी मैंने काम किया। तो उस संस्था के जो चीफ थे, जेंट्स थे, अच्छे थे। उनका सब चीज़ नॉलेज वगैरह बहुत अच्छा था, हर चीज़ सहयोग भी करते थे। लेकिन उनका एक कमी था कि वो थोड़ा कैरेक्टर के मुझे लगे कि थोड़ा लूज़ हैं। तो उन्होंने 1-2 बार मुझे भी कहा कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको मदर टेरेसा का उपाधि मिला। मुझे लगा ऐसा ही क्यों बोलते हैं। फिर वो जब मैं उनके साथ अकेले जाना चाहती थी तो सहज तैयार हो जाते थे कि ठीक है आज मैं जा रहा हूँ जीप से, आपको लिया चलूँगा। लेकिन जब हमारे हस्बैंड को जाना होता था तब कहते थे कि आप लोग बाइक से आओ। तो मुझे लगा कि ऐसे ये क्यों करते हैं। तो मुझे गाँव से धीरे-धीरे पता चलने लगा कि ये ऐसे पैसा दे के महिलाओं को के साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो
मुझे लगा एक तरफ मैं महिलाओं का सशक्तिकरण का काम कर रही हूँ, एक तरफ ये महिलाओं का इस तरीके का हिंसा हो रहा है, तो इस जगह काम करने की ज़रूरत नहीं, इनके साथ काम करने की ज़रूरत नहीं। तो हमने ऑक्सफैम से कहा कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि इस तरीके, तो कहीं महिलाएं इस बात को बोलेंगी कि वो इस तरीके का करते हैं? हम कहा हाँ बिल्कुल बोलेंगी। तो ऑक्सफैम की टीम आई मूल्यांकन करने और महिलाओं के साथ बातचीत किया, तो सभी महिलाओं ने एक सुर में कहा, मंत्री जी उनको सब लोग बोलते थे कि मंत्री जी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऑक्सफैम ने कहा कि जब हम पैसा दे रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए और इस तरीके का महिलाओं का हरासमेंट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पैसा नहीं लगाना। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया उनके चीफ को, प्रेमनाथ चौबे नाम था, कि ऐसा है कि आप जल्दी आ जाइए। तो सुबह करीब 7 बजे उनको भी तो थोड़ा डाउट हो गया था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो 7 ही बजे जीप से पहुँचे। उसके बाद एक मीटिंग बैठी, सभी कार्यकर्ता, महिलाएं, हम लोग, सब लोग जो हमारे टीम में, हम लोग 3 लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड और एक और बिहार की लड़की थी, वो 3 लोग मिलके काम करते थे ऑक्सफैम के प्रोजेक्ट में। सब लोग बैठे, उसके बाद सब पहले तो महिलाओं ने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा, उन्होंने लिख के दिया कि मंत्री जी ऐसा ऐसा करते हैं। फिर हम लोगों से भी पूछा गया, तो हम लोगों ने भी कहा कि हाँ मुझे ऐसा, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी। तो जब ऑक्सफैम का प्रोजेक्ट विड्रॉ हुआ, तो मुझे लगा कि अब मैं किसी के साथ काम नहीं करूँ, मुझे अपनी संस्था बना के मैं खुद, जब मुझे इतना नॉलेज हो गया है तो मैं क्यों किसी के अंडर में काम करूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगी? तो हम कहे कुछ नहीं, मैं अपनी संस्था बनाऊँगी और अब मैं किसी के साथ भी काम अब नहीं करूँगी। तो हम लोग तीनों लोग बैठे, जो हम, हमारे हस्बैंड और जो एक महिला और थी बिहार की, तो उसने भी कहा कि हम लोग भी काम नहीं करेंगे। तो हम लोग तीनों लोग मिलके और लोगों को जोड़ के फिर हम लोगों ने एक संस्था तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करा के, और मैं इस क्षेत्र का, मिर्ज़ापुर क्षेत्र का, वहाँ चूँकि लग रहा था कि वो हमें डिस्टर्ब करेंगे काम करूँगी तो, क्योंकि उनका 2-2 प्रोजेक्ट एक साथ विड्रॉ हो गया था। एक तो ऑक्सफैम का मेरे चलते, और उसी समय 10-15 दिन के बाद में क्राई का भी प्रोजेक्ट विड्रॉ हो गया था। फिर 10-15 दिन के बाद में एक्सलेंट का प्रोग्राम चलता था, वो भी विड्रॉ हो गया था। तो 3 प्रोजेक्ट उनका 1 महीने के अंदर विड्रॉ हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे परेशान करेंगे, किसकी वजह से विड्रॉ हुआ है। तो हमने कहा मैं उस क्षेत्र में काहे डिस्टर्ब होने जाऊँ। तो मैंने मिर्ज़ापुर क्षेत्र का विजिट किया, मुझे लगा ये भी इलाका है काम करने का। फिर यहाँ पे हम बातचीत किए गाँव के लोगों से, और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एजुकेशन का और बंधुआ मज़दूरी का 2 मुझे भयंकर रूप से दिखाई दिया। बंधुआ मज़दूरी इस रूप में दिखाई दिया कि यहाँ पहले बहुत अभी तो बंद है खदान का काम, लेकिन खदान का काम बहुत तेज़ी से चलता था, और सब बाहर के ठेकेदार आके और लीगल और इनलीगल दोनों तरीके का माइंस का काम वो लोग करते थे। कुछ लीगल होता था, साथ में कुछ इनलीगल लगा के अपना वो काम करते थे। तो बच्चे, महिलाएं और पुरुष तीनों लोग उसमें लगते थे। बच्चे जो थे वो गिट्टी ट्रक पे लोड करने का काम करते थे, महिलाएं मिट्टी वगैरह साफ करती थी, और पुरुष जो है पटिया निकालने का काम करते थे। तो जब उन लोगों से बात किया तो उन्होंने उस समय उन लोग को 20 रुपया मिलता, 15 रुपया 20 रुपया एक पटिया निकालने का मिलता था, जबकि वो बाज़ार में 40-45 रुपये का बिकता था। तो हमने उन लोगों को संगठित किया, बातचीत किया। तो जो ठेकेदार लोग थे, उन लोगों को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो उन्होंने बहुत परेशान किया, लोगों को एकजुट होने नहीं दिया, लोगों को अलग अलग तरीके से प्रलोभन देके तोड़ने का संगठन को काम किया। लेकिन हम लोग लगे रहे एकदम मन से लगे रहे, और लोगों को हमने सच्चाई बताई कि ये देखो इस तरीके का बात है और ये तोड़ने का काम करते हैं। अगर आप लोग नहीं संगठित हो गए, आपको लोग पैसा लेना है तो आप अपने यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाइए, और उस ग्रुप को आप मजबूत कीजिए, और उस ग्रुप से आप अपना ज़रूरत का पैसा लेके आप काम कर सकते हैं, और ठेकेदार से लोन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, महिलाओं को संगठित किया। दूसरा हमने काम किया कि बच्चे पढ़ते नहीं थे, कोई भी बच्चे स्कूल पहले बहुत कम था, तो स्कूल एनएफसी सेंटर चलाया और बच्चों को पढ़ाई करने के नाम पे उनको हमने जोड़ा और उनको शिक्षा देने का काम किया। तो जो गांव वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे एजुकेशन पा रहे हैं, अच्छा संस्कार पा रहे हैं, क्योंकि वो घर जाते थे तो माता पिता को प्रणाम करते थे, हाथ धो के खाना खाने लगे। तो इस तरीके का जो छोटा छोटा गलत आदत था, वो उसमें जब उनको चेंज आया तो माता पिता को लगा कि नहीं, मेरे बच्चे में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे पढ़ते थे, तो बरसात में हम लोग पढ़ाई फिर बंद कर देते थे, या बहुत धूप होता था गर्मी के दिनों में
में, तो फिर हम लोग छाँव ढूँढने लगते थे कि कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने 5 सेंटर हम चलाते थे, पाँचों जगह समुदाय के लोगों ने अपने श्रमदान से मुझे एक रूम बना के दिया मिट्टी का, बोला आप इसमें बच्चों को एजुकेशन दीजिए। तो इस तरीके से एक जुड़ाव हमारा समुदाय के साथ हुआ और हम वहाँ पे काम कर लगे। वहाँ से काम को पहले ऑक्सफैम ने मुझे वहाँ के लिए थोड़ा सा मदद किया कि आप यहाँ पे काम करो, जो आपको सर्वे वगैरह करने में जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे। तो उस तरीके से एक खड़ा होने के लिए उन्होंने मदद किया। फिर तुरंत ही क्राई ने मुझे प्रोजेक्ट दिया कि ये नहीं, यहाँ आप काम कर रहे हो तो आपका काम हमने देखा है सोनभद्र में, आपको हम पैसा देंगे। तो उन्होंने भी मुझे तुरंत मतलब 6 महीने के अंदर में मुझे क्राई से भी प्रोजेक्ट मिल गया। तो मुझे ज़्यादा काम करने में मुझे बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, मतलब पैसा जुटाने में मुझे बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। लोगों ने काम देखा और पैसा दिया। तो धीरे धीरे करके मैंने पहले राजगढ़ से काम शुरू किया था, उसके बाद फिर पहाड़ी में काम शुरू किया क्राई के सहयोग से। क्राई के सहयोग से फिर 4 ब्लॉक में हमने काम किया, राजगढ़, पहाड़ी, पटेरा और हलिया में। तो लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध बन गया, लोग संगठित हुए। बहुत सारे मुद्दे, जैसे ज़मीन का मुद्दा था, जंगल का मुद्दा था, लोग पहले बोलते नहीं थे। लोग जैसे मीटिंग करने जाओ तो महिलाएं घूंघट लेके एकदम पीछे मुँह करके बैठती थी, और कुछ भी पुरुष कहते थे ये क्या बोलेंगे, इनको आप क्यों मीटिंग में बैठाते हो। एक आदर्श आपको मिला कि मुझे काम करना है, और रिमोट एरिया में आप गई जहाँ वाकई कुछ भी नहीं था, रास्ता नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोग उसी जगह पर, उसी जगह जो मिल रहा है उसी में जीवन निर्वाह उनका हो रहा है। तो आपने, आपका जो असेसमेंट है सोनभद्र को देखने का, मिर्ज़ापुर को देखने का, जो नज़रिया आपने पाया, आपने क्या सीखा और कैसे उसको आप डिफ़ाइन करती हैं? तो हमने जब सोनभद्र का विजिट किया ना, तो सोनभद्र का बताया अनुभव उस समय का, तो आपको एक तो बताया कि वहाँ आने जाने का कोई रास्ता उस समय नहीं था, वो पूरा नक्सल एरिया था। और वहाँ लोग काम, कोई मतलब कोई भी अधिकारी वहाँ पहुँचता नहीं था। किसी भी तरीके का संकट हो तो वो लोग जूझते रहते थे, यहाँ तक कि पानी पीने का अगर संकट है तो महीनों महीनों लोग जूझते रहते थे कि किसी तरह मेरा हैंडपम्प बन जाए। तो कोई चुआड़ी से पानी ला के, कोई नदी से पानी ला के, जैसा तैसा गंदा पानी पीते थे। तो मतलब हर तरह के का खाद्य, मतलब जो वहाँ कोई पोषाहार देने वाला नहीं था, वहाँ कोई टीका लगाने वाला नहीं था। मतलब उनकी ज़िंदगी मतलब देखे तो मतलब अजीब था, मतलब भगवान भरोसे उनकी ज़िंदगी थी। मतलब महिलाओं को मतलब खटिया पे लाद के अस्पताल के 40 किलोमीटर सोनभद्र से जिस इलाके में हम लोग काम करते थे, लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ता था। तो 20 किलोमीटर तो कोई रास्ता नहीं था, 20 किलोमीटर वो खटिया पे लाद के लेके आते थे, चाहे किसी भी साइकिल पे लाद के लेके आए, चाहे जिस भी तरीके से लाद के लेके आए, 20 किलोमीटर बाद ही उनको कोई साधन मिल पाता था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ख़राब मतलब स्थिति इन लोगों को है, कैसे इन लोगों की स्थिति में सुधार ला सकता है कि वहाँ पे उस तरीके का व्यवस्था हो। तो धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया, जानकारी देने का किया काम किया, सरकार के साथ बातचीत किया कि कम से कम वहाँ पे एनम जाए, टीका लगाए, बच्चों को देख रेख करे। स्कूल में टीचर नहीं जाते थे, कहीं स्कूल था तो टीचर मनमानी था, क्योंकि वहाँ कोई मॉनिटरिंग नहीं था। तो उनके साथ भी बातचीत किया कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे स्कूल जाए नहीं जाए कोई मतलब नहीं था। तो कैसे बच्चे रेगुलर स्कूल जाए, शिक्षा पाए, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को कैसे मिले। बच्चों में जो आदतें थी वो मतलब खेलना कूदना, मछली मारना, इस तरह तालाब पोखरा वहाँ बहुत है, नदी बहुत है, तो नदी में जाके मछली मारना कूदना। तो इस तरीके का कैसे बच्चों के अंदर एक शिक्षा का भाव लाया जाए, उसको लेके काम किया। तो पहले तो माता पिता के साथ काम किया कि माता पिता इस बात को समझें कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं है तो इसको लेकर हमने कई बार सम्मेलन किया महिलाओं के साथ में, महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में ले जाके विजिट कराया कि आप देखो, आप जिस तरीके का ज़िंदगी जी रहे हो, क्या इस जगह भी वैसे ही ज़िंदगी है, ऐसा ज़िंदगी आपको नहीं चाहिए। तो कई जगह विजिट किया। हम सहारनपुर तक महिलाओं का विजिट कराया कि वहाँ देखे लोग कि कैसा अच्छा काम हो रहा है, कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही, कैसे महिलाएं इनकम जनरेशन करी। तो वहाँ महुआ और चिरौंजी बहुत होता था। तो जब लोगों ने देखा कि महिलाएं खुद से अपना इनकम जनरेशन करके पैसा कमा के आगे बढ़ सकती है, तो फिर हमने उस महुआ चिरौंजी को जो लोग बेच के दारू शराब बनाते थे, तो उसमें हमने कहा आप दारू शराब बनाते हो और दूसरा ठेकेदार आके आपको कम पैसा में दे के ले जाता है, तो आप खुद इसका बिजनेस कर सकते हो। तो उसको हमने स्टोर करवाना शुरू किया और उसका बिक्री करा के उससे इनकम जनरेशन किया। तो थोड़ा थोड़ा महिलाओं के हाथ में पैसा आने लगा। तो वो एक काम किया। तो इस तरीके के छोटा छोटा काम करके लोगों के अंदर में एक जागरूकता हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, पोषण को लेके, उनके हिंसा को लेके, मारपीट जो होता है, दारू पीना होता है तो पुरुषों के साथ में किस तरीके का कर रहे हैं, उनके रोजगार को लेके कि अगर काम मिल रहा है तो महिला पुरुष को बराबर का मजदूरी मिलना चाहिए, महिलाओं को बराबर काम मिलना चाहिए। उसी समय 73वां संशोधन पंचायत का हुआ था, तो
महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही थी, तो उसमें जोड़ने का महिलाओं को काम किया कि आप प्रधानी के लिए खड़ा हो सकते हैं तो आपका एक और विकास हो सकता है। तो कई जगह हमने महिला प्रधान को खड़ा किया प्रेरित करके। तो इस तरीके का छोटा-छोटा जो भी उस समय तत्कालिक में जो भी साधन थे, सुविधाएँ थी, वो कैसे उनको मिल सकता है उसके लिए हमने काम किया। वही लगा कि बहुत ज़रूरी है, अगर छोटा-छोटा अगर वो अनुभव से जीत हासिल करती है, उनको लगता है कि मेरे कारण ये अच्छा काम हुआ है, तो आगे वो और बड़ा काम कर सकती है। तो कई काम भी महिलाओं ने किए, जैसे गाँव में एनम आने लगी, टीका लगाने लगी, पहले नहीं आती थी। स्कूल में बच्चे रेगुलर जाने लगे, पढ़ने लगे। तो ये सबसे थोड़ा-थोड़ा उनकी ज़िंदगी में बदलाव, उन्होंने अपनी बातों को रखना सीखा अधिकारियों के पास में, 4-5 के ग्रुप में जाएँ, बात कर सकती थी। जो पैसा उनको लगता था आने-जाने में, वो उनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था उससे निकालती थी। इस तरीके से करके वो सेल्फ डिपेंड होना शुरू हुई और उनके अंदर बदलाव आया इस तरह से सोनभद्र में। जब मैं मिर्ज़ापुर में आई तो मिर्ज़ापुर में भी उससे बहुत अच्छा स्थिति नहीं था। तब ये था कि उस समय सोनभद्र में एक और दिक्कत था कि उसमें मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट था, तो उनको करीब 80-90-100 किलोमीटर आना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट में। तो हम कहे आप डिस्ट्रिक्ट में मत जाओ, ब्लॉक ऑफिस पे जाओ जहाँ सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो उस तरीके का, तो फिर मिर्ज़ापुर में हमने जब काम किया तो मिर्ज़ापुर में भी वही स्थिति थी, बच्चे पढ़ते नहीं थे। यहाँ सबसे ख़राब स्थिति थी कि खदान में बच्चे काम करते थे। इसकी वजह से माता पिता और बच्चे सब में टीबी का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। तो हमने उनको धीरे-धीरे मनरेगा से जोड़ने का काम किया कि आपको काम करना है, आप काम करो। लेकिन आप इस तरीके, आपको कोई सुविधा खदान से मिलता नहीं, ना मास्क मिलता है, ना कोई हेलमेट मिलता है, ना कोई, आपको चोट लग जाती है तो उसका कोई आपको सुविधा नहीं है। और आप 10 रुपया में मज़दूरी करते हो, वहाँ पत्थर का जो ठेकेदार है वो 50 रुपया में पटिया बेच रहा है, तो आप उनको कमा के दे रहे हो। तो आपको अपना अगर आप रोज़गार बढ़ाना, अपना इनकम बढ़ाना, तो उसी से मनरेगा भी शुरू हुआ था। तो आप मनरेगा से जुड़ो। मनरेगा में लोग काम ही नहीं करना चाहते थे मनरेगा में, कि कौन मट्टी ढोएगा। तो फिर उनको धीरे-धीरे मोटिवेट किया कि आप काम करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इसमें आपको कम पैसा मिल रहा है, ठेकेदारी में बीमारी ज़्यादा हो रहा है, इसमें खाना-पीना आपका उस तरीके का नहीं है कि आप उसको संतुलित कर सकते हो जो आपके अंदर डस्ट जा रहा है। तो एक गाँव यहाँ पे है, सरसों करके गाँव है, आप उस गाँव में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर महिलाएँ विधवा दिखेंगी, ज़्यादातर महिलाएँ कम एज 35-40 की उम्र में। हमने सर्वे किया था, उस गाँव में कम से कम 25-30 लोग ऐसे थे जो कि टीबी के कारण परेशान थे, उनका डेथ हो गया था और सभी महिलाएँ विधवाएँ थी। तो इतना भयंकर टीबी यहाँ पे था, लेकिन डॉक्टर उसको टीबी, सिलिकोसिस भी था, लेकिन डॉक्टर उसको सिलिकोसिस नहीं मानते थे, बोलते थे टीबी है, तो टीबी का ही इलाज होता था। तो हमने प्राइवेट डॉक्टर से एक बच्चे का, जब हमको मिला एक बच्चे का केस, तो हमने उसको प्राइवेट डॉक्टर से भी दिखाया और सरकारी में भी दिखाया। तो सरकारी में बताया गया कि ये टीबी है, जब प्राइवेट में दिखाया गया तो उन्होंने बताया सिलिकोसिस है। लेकिन सिलिकोसिस का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होता, तो वो उसको मान्यता ही नहीं देते थे कि सिलिकोसिस है। तो टीबी करते-करते फिर वो इलाज होते थे, क्योंकि रेगुलर वो कर नहीं पाते थे, खान-पान उस तरीके का उनका था नहीं कि दवाई खाएँ तो उतना पोषण उनको मिले, दूध मिले, उतना आहार मिले। तो आते-आते कुछ साल भर, 1.5 साल, 2 साल में उनका डेथ हो जाता है। तो ऐसा आपको एक गाँव तो आपको मिलेगा भयंकर रूप से टीबी। इस इलाके में बहुत जगह आपको टीबी तो का ये मिल जाएगा। अभी भी स्थिति है अभी खदान बंद है तो अभी कम है, लेकिन टीबी का पेशेंट आपको मिल जाएंगे, सिलिकोसिस का भी। सिलिकोसिस का भी, तो वो मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हमने एजुकेशन के लिए वहाँ भी हमने एनएफी सेंटर से शुरुआत की, क्योंकि लोग डरते थे कि अगर पता नहीं संस्था है भाग जाएगी। तो जो ठेकेदार थे वो कहते थे ऐसे मिशन वाले लोग हैं, तुमको धर्म परिवर्तन कर देंगे, इस तरीके का, आपके बच्चों को ले जाके कहीं बेच देंगे, कहीं किडनी बेच देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। तो लोग कहीं भी जाना आना होता था तो लोग जाने आने देते थे, मीटिंग में नहीं बैठते थे। बहुत करते करते बहुत मेहनत करना पड़ा, तब जाके लोग एकजुट हुए लोगों के साथ। मतलब अपना सोचिए कि मेरा घर में बहुत रात मेरा फील्ड में बीत जाता था, 6-6 महीना मैं इधर उधर फील्ड में घूमते रहती थी। रात में भी किसी गाँव में रात हो गया तो रुक जाती थी। तो लोगों को विश्वास लगा कि नहीं, सही काम करा। जैसे गाँव में एक बार जाए तो एक छोटा सा मेरे पास स्कूटर था उस समय, तो हम लोग 3 लोग उसी स्कूटर में बैठ के जाते थे। तो काफ़ी ख़राब रास्ता था, तो उतर के चढ़ के तो गाँव वाले बोलते थे एक बार चले आए हो, दोबारा तो फिर आओगे नहीं, इस गाँव में कौन आता है। तो लेकिन फिर जब हम लोग जाने आने लगे तो लोगों को विश्वास हो रही थी, लोग जुड़ने लगे। फिर लोगों ने सहयोग भी बहुत किया, लोग संगठित हुए, कई चीज़ों की जगह मांग के आए। एनम आशा, किसी गांव में भी एनम ढंग से नहीं आती थी, किसी गांव में आंगनबाड़ी का कोई सुविधा नहीं मिलता था। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे लोगों ने जाना, जानते नहीं लोग थे कि हमारे लिए योजनाएं चल रही हैं। खासकर जो दलित बस्ती था उस बस्ती में, क्योंकि हर गाँव में आपको दलित बस्ती एक किनारे दक्षिण में मिलेगा,
गांव के, तो उस बस्ती में कोई जाता ही नहीं था। मुसहर बस्ती हो गया, कोल बस्ती हो गया, गौड़ बस्ती हो गया, इस तरीके के जो बस्तियां थी उन बस्तियों में लोग जाते ही नहीं थे। बस जो पटेल वगैरह इस तरीके का जो पिछड़ी या सामान्य जाति के जो लोग थे। जब अपना परिचय बताया तो आपने कहा कि मैंने अपने नाम के आगे मिश्रा लगाना छोड़ दिया क्योंकि यहाँ जाति को लेकर एक जी अलग तरीके का जी कॉन्शियसनेस था। जी। वो क्या कॉन्शियसनेस है और वो अभी किस अवस्था में है वो पूरी सोच और व्यवस्था? क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे इनके साथ हिलना मिलना है तो मुझे इनके जैसा ही बन के और इनके तरह ही दिखाना होगा कि मैं आपकी तरह से एक सामान्य व्यक्ति हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि ब्राह्मण है तो हमारे साथ छुआछूत मानेंगे, क्योंकि शुरू से उन्होंने उसी चीज़ को देखा था कि लोग उनका पानी नहीं पीते थे, उनके साथ बैठते नहीं थे। तो हमने जैसे एक बार हम लोग एक जगह पिकनिक मना रहे थे, जो आप नाम सुने होंगे, यहाँ पे एक सिद्धनाथ दरी है। तो ऐसे लोगों को एकजुट करने के लिए हम लोग कहे चलो आज पिकनिक मनाते हैं। तो हम लोग सिद्धनाथ दरी पे गए, तो वहाँ पे गौड़ भी आए, हरिजन भी आए, मुसहर भी आए। तो खाना बना, तो खाना ये हुआ कि कोई पटेल बनाएगा, जिसमें जो पटेल कार्य करता है। तो ठीक है भाई, चलो अच्छा पटेल बनाएगा। तो खाना वाना बना, तो लोगों ने कहा कि ये तो, क्योंकि कुछ लोग उसमें जो गौड़ उड़ थे तो उन लोग को लगा कि हम लोग छूछा दिए हैं तो ये लोग नहीं खाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं जी, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग आप ही के बिरादरी के एक सामान्य लोग हैं। तब जाके वो लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठे। ऐसे करके तोड़ा। जैसे स्टाफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, कुछ हरिजन भी स्टाफ मेरे थे, कुछ पटेल भी थे, कुछ कोल भी थे। तो स्टाफ में भी इस तरीके का बातें होती थी कि नहीं वो छुएगा तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो हम लोग ये कहते थे कि खाना तो वही बनाएगा, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं तो फिर दिन में भूखे रहेगा, फिर अपने घर जाके खाएगा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उस मान्यता को तोड़ा। जैसे महिलाएं एक पाती में नहीं बैठती थी, पुरुष वाले पाती में, तो उसको भी तोड़ा हमने कि नहीं, साथ बैठ के खाएंगे, महिला पुरुष साथ बैठ के खाएंगे एक साथ, कोई भी बिरादर हो नहीं मानेगा। तो इस तरीके का जो लिंग भेदभाव था कि खाना जब बनता था ऑफिस में, तो सारे पुरुष क्या करते थे, महिलाओं को दे देते कि आप खाना बनाने का काम करो, हम लोग पानी उनी ला देंगे। तो महिलाओं को हमने कहा कि आप लोग बिल्कुल खाना नहीं बनाओगे, कम से कम ऑफिस में तो आप लोग खाना नहीं बनाओगे, ऑफिस का खाना जो है पुरुष बनाएगा। तो इस तरीके का जो जेंडर भेदभाव था उसको भी धीरे धीरे तोड़ने का काम किया। गांव में उसको तोड़ने का काम किया, लोगों को बताया कि भेदभाव से क्या परेशानी खुद को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, और उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को तोड़ा और लोगों को बोलना सिखाया, अपनी डिमांड करना सिखाया कि आप डिमांड करो, आप बोलोगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लोगों ने, जैसे आप तलरे गाँव है, मुसहर बस्ती है, वो पूरा जंगल में बसा हुआ है। तो वहाँ पे जंगल विभाग ने कहा कि हम लोग वहाँ पे मेरा सेंटर चलता था। तो जंगल विभाग ने कहा कि ये बस्ती नहीं रहेगी क्योंकि ये इलीगल बस्ती है और ये जंगल में है और यहाँ पे ये लगेगा, पेड़ पौधा लगेंगे। तो सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए, पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, बोले कि इस जो सेंटर है मेरा उसी दम पे टूटेगा, पहले बस्ती में आप आग लगाओ, हम लोगों को आप फूंक दो, उसके बाद आपको सेंटर में छूने देंगे। तो पूरा गांव वाले इतना मजबूती के साथ इकट्ठा हो गए, फॉरेस्ट को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने जो डिमार्केशन किया वो गांव छोड़ के किया, नहीं तो आज से 15 साल पहले वो गांव उजड़ गया होता। तो इस तरीके का जो छोटे छोटे चीज़ें तो लोग डिमांड करना सीखे। लोग जब उस पर जीते तो उनको लगा कि मैंने इतना बड़ा काम किया कि अपनी ज़मीन को रोक पाए हम, तो उनके अंदर हौसला आया, वो बोलना सीखे, डिमांड करना सीखे। अभी मैं जाऊं या ना जाऊं, अगर उनकी कोई समस्या है तो वो जाती हैं, ब्लॉक पे भी जाती हैं, थाने पे भी जाती हैं, जाके डिमांड करती हैं कि मुझे मेरी ये दिक्कत है और ये दिक्कत हमारी दूर होनी चाहिए। ये जो पूरा संघर्ष है इसमें कौन कौन लोग आपके साथ डटे रहे, कौन कौन लोग आपके सर्किल के लोग अभी हैं? अगर गांव में देखें तो गांव में तो लगभग सभी लोग हैं जो अभी भी साथ हमको देते हैं। उस गांव में चली जाऊं तो कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जो कहेगा कि नहीं मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगी। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं जो साथ में हमारे वॉलंटियर के रूप में जुड़े थे वो लोग भी जुड़े हुए हैं। पंचायत के लोग भी अभी, पहले तो नहीं लेकिन अब तो बहुत, पंचायत के जो प्रधान हैं वो लोग भी बहुत साथ देने लगे हैं और उनको लगता है कि नहीं सही काम कर रहे हैं, गाँव के विकास के लिए काम कर रही हैं। तो पंचायत के लोग भी साथ देते हैं। शुरू में जब ये नक्सलाइट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रकोप था तो प्रशासन और लोग को भी डर था कि शायद ये नक्सलाइट हैं कि क्या, क्योंकि एक बार का घटना है कि यहाँ पे 16 लोगों का इनकाउंटर हुआ था नक्सलाइट के नाम पे। तो उस दौरान हमें बहुत ही संघर्ष करना, मतलब मेरे हर एक एक्टिविटीज़ को पुलिस वो मॉनिटरिंग करती थी
कि ये लोग नक्सलाइट हैं, और क्योंकि हम लोग राइट बेस काम करते थे तो उनको लगता था कि गलत बात सिखाती थी। और जो यहाँ के सामंतवादी सोच के लोग हैं वो लोग थाने पे जाके इस तरीके का बयान दे के आए थे कि ये जो संस्था है ये लोग नक्सलाइट को ये देती है, प्रश्रय देती है, आश्रय देती है, उनको मोटिवेट करती है। तो पूरा निगरानी रहता था मेरे काम पे। तो कुछ कार्यकर्ता तो डर के छोड़ दिए उस पीरियड में कि पुलिस का इतना प्रेशर हुआ, प्रशासन का, तो छोड़ दिए। लेकिन फिर भी गांव के लोग डटे रहे, हम लोग भी डटे रहे। वो दौर भी हम लोगों ने पार किया किसी मुसीबत को झेलते हुए, कि मतलब मीटिंग का रजिस्टर तक वो लगा के देखते थे कि मिनट्स में ये लोग क्या लिखते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं, मीटिंग में क्या बोलते हैं। गांव में जाके बात करते थे, क्या आपने मीटिंग में सीखा, क्या बोला। तो इस तरीके का शुरुआती के दौर में तो बहुत ही परेशान किए लोगों ने। लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा प्रशासन के साथ भी मिलके काम करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि हम करते क्या है। तो फिर हमने धीरे धीरे उस तरीके से पैरोकारी शुरू करना शुरू किया कि लोगों के बीच और प्रशासन के बीच जो दूरी था उसको कम हो, तो लोग जाएं, अपनी बातों को रखें, बातों को समझाएं, चीज़ों को बताएं। तो इस तरीके से करके एक तरह से पैरोकारी करने के बाद में उनके साथ में एक तालमेल बनाना हुआ। तो कई कमेटियों में नाम भी फिर मेरा आया कि जिला स्तर की भी कमेटियों में, ब्लॉक स्तर की भी कमेटियों में लोगों ने कहा कि नहीं, जैसे बच्चों के से संरक्षण से समिति बना उसमें डाला, महिला हिंसा से संबंधित कमेटी बना उसमें डाला, लिंग परिसन से जो लिंग परिसन वाली कमेटी होती जिले की उसमें डाला कि आप इसमें जुड़िए, इसमें काम करिए। तो प्रशासन के साथ एक अच्छा तालमेल बना, तो उसका भी फिर धीरे धीरे असर गाँव में दिखाई देने लगा। अच्छा, जो और आपका मैं 3 साल CWC मेंबर भी रही, तो उसका भी एक असर था, प्रशासन के साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया था उससे। अभी आपका क्या चल रहा है? अभी कहाँ अभी वर्तमान में हम जो है किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं, सहयोग संस्था के साथ मिलके, उनके SR HR को मुद्दे को लेके, प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे को लेके, और किशोरों के साथ भी काम कर रहे हैं। शुरुआत में किशोरियों के साथ काम किया था, लेकिन इस साल हम लोगों ने किशोर को भी टारगेट के रूप में लिया है, ये देखने के लिए कि जो भी हिंसा है या जो भी इस तरीके की गलत व्यवहार है लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ, तो कहीं ना कहीं तो पुरुष करते हैं। तो अगर हम पुरुष को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, अगर उनको एक जगह एक किनारा कर देंगे, तो ये तो महिलाएं चाहे जितना भी चिल्लाएं, जितना भी बोलें, उनके साथ तो इस तरीके का व्यवहार होता ही रहेगा। तो थोड़ा मोटिवेट उनको भी करना चाहिए, उनको भी इन सारी चीज़ों से बताना चाहिए कि अगर एक महिला के साथ हिंसा होता है तो महिला ही पीड़ित नहीं होती है, उसके साथ साथ पूरा परिवार पीड़ित होता है, और पूरा परिवार उससे कितना पीछे जा सकता है उस हिंसा की वजह से। उनका आर्थिक कितना नुकसान है, उनका शारीरिक कितना नुकसान है, उनका मानसिक कितना नुकसान है, खुद उनका जीवन कितना अशांत हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमने फिर लगा कि नहीं, कुछ एक जो प्रयोग के रूप में पुरुषों के साथ भी काम करें। तो इस साल हमने 5 गाँव लड़कों के साथ भी काम करना शुरू किया। एक आखिरी प्रश्न ये है कि इतनी जर्नी आपकी मेरे ख्याल 30 साल की तो हो ही गई होगी। हाँ, 90 से 89 से काम कर रहे हैं। हाँ, तो लगभग आप समझ लीजिए कि 34-35 साल हो गया। इस 34-35 साल की जर्नी में आपको मंजिल कितनी मिली और कितना अभी आगे का सपना है आपका? देखिए, जो हमने सोचा था कि लोगों को हम संगठित कर पाएंगे, उनको अपने इतना तो सिखा दें कम से कम कि वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। क्योंकि जो आवाज़ ही उठाना नहीं जानता है, जो जानता ही नहीं कि जो मार जो खा रहा है, जो महिला मार खा रही है, उसको पता नहीं कि मेरे ऊपर हिंसा हो रहा है। उसे ये पता है कि मेरा पति है इसलिए मुझे मार रहा है, तो मुझे इसके बारे में बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं कम से कम ये तो उनको बताऊं कि आपके ऊपर हिंसा है, और हिंसा सहना भी एक तरह से अपराध है। तो आप कैसे, कुछ भी हिंसा का बात एक और है, जो आपको सुविधाएं नहीं मिली, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका राइट्स है, जो आपको संविधान ने राइट्स दिया है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी तरीके से जी रहे हो, मार खा के जी रहे हो, भूखे प्यासे जी रहे हो, बिना काम के जी रहे हो। तो आपको वो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। तो उसको लेके वो मेरा सपना था कि कम से कम लोग अपने अधिकार को जान पाएँ, और उस अधिकार के लिए वो खड़ी हो पाएँ और खुद से डिमांड कर सके। तो उतना तो मैं काम कर पाई हूँ। तो मुझे खुशी है कि हमारी महिलाएं और किशोरियाँ भी इन चीज़ों को समझ पाई हैं कि संविधान में उनको क्या अधिकार मिला है और किस तरह वो अपने अधिकार को ले सकती हैं। तो ये आपने
मंजिल पाई, अभी आगे क्या करेंगे, क्या योजनाएं हैं आपकी? मेरी योजना ये है कि जो जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ उनको इस लायक बना दूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, मैं काम करूँ ना करूँ, कम से कम वो इस लायक हो जाएं कि अपने स्थानीय मुद्दों को समझ पाएँ, अपने स्थानीय मुद्दों को लेके संगठित होके लोगों का सहयोग कर पाएँ और अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। अभी आपने संध्या जी को सुना। संध्या जी की शुरुआत ऐसे हुई कि उनको लगा समाज में उतरना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ाने का काम उन्होंने बाद में किया, जब वो समाज के भीतर उतरी, उन इलाकों में गई जहाँ शिक्षा का नामो निशान नहीं था, तो वहाँ उन्होंने नए तरीके से लोगों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। और बाद में तो मैं एक ऐसी लड़की से मिल चुका हूँ जो इनके सौजन्य से वो पढ़ी लिखी और अपने अधिकारों को लेकर बहुत सचेत है। 5वीं तक ही पढ़ी लिखी है, इसके बावजूद वो अपनी बात को बड़े धड़ल्ले से कहती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें संध्या जी ने की, और मैं इनके संगठन से जुड़ी ऐसी कई लड़कियों से मिल चुका हूँ, उनका इंटरव्यू मैंने लिया पिछले दिनों, जो अपने अधिकारों और शिक्षा को लेकर और जेंडर की संचेतना जो उनके भीतर है, वो इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की, वो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि एक हासिल है, बहुत बड़ा हासिल है। तो संध्या जी इस क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं और वो और भी काम करेंगी। संध्या जी के जीवन के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे ऐसे ही स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें, बहुत सारा काम करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।